This is your question number 3 if you have the assignment. Question number 3. Look here, bete. What is the logic here? What is given? Your attention. नॉन मेडिकल क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा? फोन करवाओ. बेटे look here. These two things are given to us. Given. What is given? A force F is applied on the mass M1 and acceleration obtained is 6 meter per second square. And the same force is now applied on another mass M2 such that acceleration in M2 comes out to be 3 meter per second. And now our question, both of these masses M1 and M2 are tied together, उनको बांध दिया, and still the same force is applied. What will be the acceleration this time? इस बार एक्सेलरेशन कितना होगा? कंबाइंड एक्सेलरेशन दोनों को जोड़ने के बाद. शाबाश. सॉल्व इट इफ यू कैन. बेटे कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है, उनकी सिचुएशन को देखते हुए मैं क्वेश्चन का मीनिंग एक बार फिर से समझाता हूँ. लिसन, हमारे पास कोई मास M1 है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी और उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है F. फोर्स की वैल्यू भी नहीं दी, लेकिन इतना बता दिया कि ये फोर्स जब M1 पे लगा तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑब्जर्व करा गया मास में. वही फोर्स जब M1 से हटाकर M2 मास पे, डिफरेंट मास पे लगाया गया, सेम फोर्स, तब एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया. अब वो कहता है कि अगर मैंने इन दोनों मासेस को इकट्ठा बांध दिया और सेम फोर्स लगाया, तब कंबाइंड एक्सेलरेशन इन द जॉइंट मास कितना होगा, यह निकालना है. कंबाइंड एक्सेलरेशन इन द जॉइंट मास. बड़े दुख की बात है कि मैंने दूसरी बार तीसरी बार एक्सप्लेन कर दिया, पर कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं सुना. इसीलिए हर बच्चा अपनी अपनी किस्मत अलग अलग लाता है. टीचर सेम, कैरियर डिफरेंट. कैसे करोगे? कैसे करोगे बेटे? मेरे को बुलाना पड़ेगा फिर. मेडिकल स्टूडेंट में एक है सहजदीप कौर. बेटे आना माइक पर. सहजदीप कौर मेडिकल में. अगर एब्सेंट है तो मेरे को बता दिया करो एब्सेंट है. सहजदीप कौर. नोबडी इज कमिंग. मैम ये बच्चे आते जाते हैं जो, प्लीज इनको रोका जाए. सतप्रीत ब्राड. सतप्रीत ब्राड माइक पर आ जाए बेटे. सतप्रीत ब्राड. सर सम स्टूडेंट्स दे आर कमिंग इनसाइड नाउ. अभी इनकी ब्रेक हुई थी, अभी वापस आ रहे हैं. ओके ओके ओके. तो बेटे अच्छा है, चलो बच्चों को सेटल होने दो, फिर मैं इतनी देर करता हूँ. देखो बेटे, अब मैं टीचर बन के सॉल्व करना होता तो मैं कब का सॉल्व कर गया था इसको, लेकिन मैं आपकी उम्र में अपने आप को वापस ले जाता हूँ और फिर सॉल्व करता हूँ. तो जो सिचुएशन हमसे आस्क्ड हो ना, उसी से
क्वेश्चन शुरू करा करते हैं। तो आप कहोगे सर अगर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं तो फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, जिसको आपने 1 2 बोल दिया, एक्सेलरेशन 1 2। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब मेरे को तो एक्सेलरेशन चाहिए। आप कहोगे सर अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको फोर्स को इससे डिवाइड करना पड़ेगा m1 प्लस m2। पर कैसे? मैंने कहा अभी कैसे निकालूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना एफ है ना m1 है ना m2। तब आप कहोगे सर आप इसको ना नंबर 1 करके छोड़ दो। आई सेड ओके। अब जो गिवन सिचुएशन है उसका फायदा लेने की कोशिश करो सर। तो कैसे लूं? सर एफ इज इक्वल टू m1 a1 तो लिखोगे ना आप? लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। तो f1 डिवाइडेड बाय m1 इज इक्वल टू a1 आया, बिल्कुल आया। सर a1 की वैल्यू 6 दी हुई है ऐसे यूनिट में, बिल्कुल सही। अब इसको नंबर 2 कर देते हैं। नंबर 3, आप कहोगे सर सेम फोर्स m2 पे भी लगाया था। आप सभी बच्चे देखो, मैं एफ एफ को एफ ही रख रहा हूँ, कभी भी f1 f2 नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा बेटे f1 f2? क्यों नहीं कर रहा f1 f2? क्योंकि उसने हर बार लिखा है सेम फोर्स, सेम फोर्स, सेम फोर्स। तो जब मैंने इसमें लगाया तो आपको कि सर देखो एफ अपॉन m2 आपका a2 एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या a2 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है? दे रखी है। तो उसके बाद आपका होना चाहिए सर किसी तरह से इक्वेशन 1 2 और 3 को आप लिंक कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा भाई मेरे को तो आता नहीं है लिंक करना, कैसे करूं? देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो बेटे, अगर किसी बच्चे में अच्छा मैथ का एबिलिटी होता वो इसको ऐसे करता। आपको उस दिन देखो आपके पास ना सर एफ अपॉन m1 की रेशियो है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, तो क्या हो गया? तो आप इस रेशियो को बनाने की कोशिश करो। मैंने कहा कैसे बनाऊं? बच्चा कहता है सर आप 1 में वापस जाओ। a1 2 है ना सर आपका? बिल्कुल। इस f को नीचे डिवाइड में ले आओ, यहाँ 1 रहने दो। मैंने कहा ओके। m1 प्लस m2, अब दोनों की ब्रैकेट को f से डिवाइड कर दिया। बेटे इससे मेरे को क्या फायदा है? सर देखो ये जो m1 और m2 का टोटल है ना उसका, उसको डिवाइड कर रहा है कॉमनली, f कॉमन डिवाइडर है उनका, आप इंडिविजुअल डिवाइडर बना दो। मैंने कहा ओके। m1 अपॉन एफ प्लस m2 अपॉन एफ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात होगी। सर अब गौर से देखो, आपके पास रेशियो पड़ी है f अपॉन m1 6, जबकि आपको रेशियो यहां पर पुट करनी है m1 अपॉन एफ। देखो अब इस रेशियो का रिवर्स रेशियो चाहिए आपको, इस रेशियो का रिवर्स रेशियो चाहिए। बिल्कुल सही। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर m1 अपॉन एफ चाहिए तो 1/6 पुट करूंगा, क्योंकि एफ अपॉन 1/6 पड़ा है, उसका रेसिप्रोकल पड़ा है। यस सर, आप यहां पर 1/6 पुट करो। सिमिलरली m2 अपॉन एफ है, मेरे पास क्या पड़ा इधर? एफ अपॉन m2, तो उसका भी रेसिप्रोकल पुट कर दूंगा। अब गौर से देखो बच्चे, आपके पास सिंपल मैथमेटिकल फिगर रह गए हैं। एलसीएम आया 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 1, 6 घूम के ऊपर चला गया बच्चे, तो 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। यस या नो? और आपने इसको सॉल्व करा, इस तरह से आपका आंसर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छे बेटे, मेडिकल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। नॉन मेडिकल के प्यारे प्यारे बच्चे दोबारा सुनो, थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा मेरे बच्चों ने, एक बार सुनो फिर से। m1 मेरे पास मास था, उसके ऊपर मैंने फोर्स F लगाया और इतना एक्सेलरेशन मिला, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। फिर मैंने वही फोर्स, देखो लिखा टीचर ने सेम फोर्स,
एक दूसरे मास पे लगाया, एक्सेलरेशन मिला a2। फिर कहता है वो ये चीज आपको गिवन है, और कहता है मैंने इन दोनों मासेस को बांध दिया m2/m1, और फिर से सेम फोर्स लगाया। इस बार ये जो ज्वाइंट मास है उसका एक्सेलरेशन 1 2 करके मैंने लिखा है, वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है। याद रहे तीनों सिचुएशंस में फोर्स सेम लगाया। अब टीचर कहता है कि मैं आपकी उम्र में वापस गया, +1 की उम्र में, और सोचता हूँ कैसे निकलेगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं आता कैसे निकलेगा, पर मेरे को इतना जरूर पता है कि यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ जरूर लगेगा। ये मैंने लगाया, देखो जो चीज मेरे से पूछी है मैंने ऐसे निकाला, लेकिन मैं यहाँ पर स्टक हो गया। क्यों स्टक हो गया? ना मेरे को फोर्स पता है, ना m1 पता है, ना m2 पता है, तीनों ही नहीं पता मेरे पास। तो तब मैंने यहाँ पर इसको नंबर 1 इक्वेशन करके लिख दिया। अब जो गिवन सिचुएशन है ना, पहली सिचुएशन यहाँ से ये लिखा, यहाँ से a1 विच इज इक्वल टू f/m1 6 लिख दिया, और सेकंड सिचुएशन से ऐसे ही लिख दिया, 3 आ गया। अब मैंने क्या देखा कि मेरे पास f/m2 की रेशो है, कहीं मैं ये रेशो बना लूं तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। पर जैसे ही मैं इस इक्वेशन को 1 2 और 3 को ध्यान से देखा, मैंने देखा यार ये एफ अकेला ऊपर पड़ा है, मेरे को तो ये रेशियोज पड़ी हैं, मैं इनका कैसे फायदा लूं। मेरे दिमाग में एक ट्रिक आया कि इस एफ को मैं रेसिप्रोकल में ले गया, यहाँ 1 लेके, फिर एफ से मैंने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। तब मेरे माइंड में आया कि जो रेशियो f/m1 इधर 6 पड़ी है, उसका रेसिप्रोकल रेशियो चाहिए मेरे को, m1/f चाहिए। तो मैंने उधर डाटा पुट कर दिया, 6 का रेसिप्रोकल करके 1/6। ऐसे ही मेरे को दूसरी रेशो चाहिए थी, ये देखो दूसरी रेशो, और यहाँ 3 था, f/m2 मैंने 1/3 लिख दी। तो बाकी तो सिंपल मैथ ही है बेटा। तो आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड क्वेश्चन की कौन सी ऑप्शन बनी? थर्ड क्वेश्चन की फोर्थ ऑप्शन बनी बेटे, डी ऑप्शन। सभी बच्चे ऐसी असाइनमेंट निकाल लो, आपको दे रखी है 10 क्वेश्चंस की। एक बार दिखाओ मेरे को असाइनमेंट, ऊंचा करके दिखाओ, ऊंचा करके दिखाओ असाइनमेंट। बिल्कुल सही, आधे बच्चे लेकर आए हैं। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन को करने की कोशिश करो बेटे, इसको हम मेमोरी में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, पढ़ो एक बार। जिस बच्चे को मैं बुलाऊं उसको माइक पर आके पढ़ना होएगा बेटे। नॉन मेडिकल में एक बच्चा है, अविनाश कुमार। अविनाश कुमार, बेटे इसका स्टेटमेंट पढ़ो आप, फोर्थ क्वेश्चन का। Assuming the gravity to be in a negative z direction, a force F equals to V into A is exerted on a particle in addition to the force of gravity, where V is the velocity of particle, A is the constant vector in positive x direction. But minimum speed should be a particle of mass mg projected so that it continues to move undeflected with constant velocity. गुड जॉब, बैठो। फोर्थ क्वेश्चन का मीनिंग अपने बच्चों को मैं समझाता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखे। देखो बेटे, मैं स्टेटमेंट को सिंपलीफाई करता हूँ अपने बच्चों को। कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने कहा ठीक है जी। कह रहा है कि आपकी जो ग्रेविटी है ना वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। ओके, अगर जेड एक्सिस पॉजिटिव इधर को है तो नेगेटिव उधर को है, ग्रेविटी उधर को होगी भाई, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। ओके, फिर कह रहा है एक पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, कितना, वेलोसिटी इनटू सम वेक्टर, उस वेक्टर का नाम नहीं दिया, ए वेक्टर, और याद रहे दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट दी हुई है इसमें। और कहता ये फोर्स इन एडिशन टू ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, यानी ये फोर्स ग्रेविटी के बिना लग रहा है। तो ग्रेविटी वाला फोर्स हमेशा क्या होता है बेटे? ग्रेविटी वाला फोर्स हमेशा वेट ही होता है। तो
ये होता है इन एडिशन टू ग्रेविटी फोर्स। ओके, ग्रेविटी फोर्स मंजूर है। फिर क्या करें? कहता है ये जो वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड a इज द कांस्टेंट, a इज द कांस्टेंट इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इस तरफ को वेक्टर a है, एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो क्या करें? अब क्या करें? कह रहा है व्हाट मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल m शुड बी प्रोजेक्टेड। पार्टिकल का मास m है, उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होएगी ताकि ताकि इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ताकि बॉडी अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से अपना मोशन कायम रख सके। ये क्वेश्चन है बच्चे, कैसे कर पाओगे? शाबाश, कैसे कर पाओगे ये क्वेश्चन बताइए। देख बताओ बताओ। आप देखो कि इसमें फोर्स दे रखा है क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे ये। आप कहोगे हाँ जी सर दे रखा है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो उससे हमें क्या फायदा? तो टीचर कहेगा बेटे इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप ओपन करो, मैग्नीट्यूड वाइज कितना फोर्स होएगा? सर क्रॉस प्रोडक्ट खोलना पड़ता है, वी ए साइन थीटा आएगा सर मैग्नीट्यूड वाइज। बिल्कुल सही। थीटा इज द एंगल, कहाँ किसमें किसमें? वेलोसिटी और ए वेक्टर में। ठीक है। अगर बॉडी ने अपनी एफ, अपनी डायरेक्शन को कायम रखना है बेटे, कायम रखना है, तो ये जो एफ है ना पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ एक्ट करना चाहिए। इट शुड एक्ट, इट शुड एक्ट इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। एक बच्चा कहता है सर वेट 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 वेट, ये नहीं मेरे को समझ आया, आपने पॉजिटिव जेड एक्सिस क्यों लिख दिया? मैंने कहा बेटे क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन थी कि पार्टिकल अपने मोशन को बिना किसी असर के सेम डायरेक्शन में कायम रखे। हाँ जी सर, फिर क्या हो गया? फिर उसने ये भी बताया हुआ है कि ये वाली जो ग्रेविटी है ये माइनस जेड एक्सिस की तरफ है। सर फिर क्या हुआ? फिर इसलिए जिधर को ग्रेविटी है उधर को ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगा एम जी, उधर को लगा माइनस जेड एक्सिस की तरफ। सर फिर क्या हुआ? फिर इसलिए ये वाला फोर्स अगर हम एज इट इज लगने देते हैं तो पार्टिकल का मोशन जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, किसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अगर हम इसी फोर्स के अगेंस्ट, अगर हम इसी फोर्स के अगेंस्ट बराबर का फोर्स लगा दें तब हमारा दोनों फोर्सेस नलिफाई हो जाएंगे और पार्टिकल जिधर को जा रहा था उधर को ही जाता रहेगा अनडिफ्लेक्टेड। ओके सर, इसीलिए आपने ये लिखा इट शुड एक्ट इन पॉजिटिव जेड एक्सिस। मैंने कहा यस, इसीलिए लिखा। तो सर इसका मतलब ये हुआ अगर आपका पार्टिकल इधर को जाना चाहता है ना पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, और और एक चीज और देखो सर, जिधर को पार्टिकल जाएगा उधर कोई वेलोसिटी होएगी। मैंने कहा यस। तो सर ये पार्टिकल की वेलोसिटी और एरिया वेक्टर आपस में 90 डिग्री नहीं हो गए? हाँ हो गए बेटे। तो सर साइन थीटा की जगह आपको साइन 90 नहीं पुट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वी ए साइन 90। साफ समझ आ गया। तो एफ कितना हो गया बेटे? वी ए साइन 90 होता है 1। ओके। अब बच्चा कहता है सर दो फोर्सेस आपस में नलिफाई करने चाहिए ना? मैंने कहा यस। सर उधर वाला फोर्स था ग्रेविटी की वजह से एम जी, और आपका फोर्स आया है वी ए, तो आपकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो एम जी डिवाइडेड बाय ए होनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। मैंने कहा यस। देखो ऑप्शंस, देखो ऑप्शंस बेटे, हैं एम जी बाय ए है या नहीं? कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? रेज योर हैंड, रेज योर फिंगर्स अकॉर्डिंगली, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बिल्कुल सही।
नॉन मेडिकल के बच्चों ने सेकंड बताया, मेडिकल वाले शर्मा रहे हैं बताने से, देख के बताने से भी शर्मा रहे हैं, वो पीछे बता रहे हैं बॉयज बहुत अच्छे से। गुड जॉब बेटे, आपको ये समझ आ गया लगता है मेरे को। ठीक है, किसी बच्चे को ये पता लग गया ना 90 डिग्री कैसे ले लिया मैंने थीटा को, क्योंकि हमारा फोर्स ग्रेविटी वाले फोर्स से अगेंस्ट लगना चाहिए। ग्रेविटी वाला फोर्स अंदर को लगेगा माइनस जेड एक्सिस की तरफ, हमारी जेड एक्सिस पॉजिटिव बाहर को आ रही है, इसीलिए हमारा फोर्स पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर ही हुई जिधर को पार्टिकल जा रहा है, पर एरिया वेक्टर हमें एक्स एक्सिस की तरफ दे रखा है, गिवन है ये, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल हो गया। देखो क्यों, एक एक्स एक्सिस की तरफ हो गया, एक पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ हो गया, थीटा को 90 रख दिया। अब दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को नलीफाई करना है, तभी तो बॉडी अनडिफ्लेक्टेड जाएगी, इसीलिए मैंने दोनों फोर्सेस इक्वेट कर दी। जिन बच्चों को ये समझ आ गया क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, गुड जॉब। अब क्वेश्चन नंबर 5 को मेडिकल का एक बच्चा माइक पर आकर पढ़ेगा और उसका नाम है कमलप्रीत कौर। प्लीज कम ऑन द माइक। मेडिकल में कमलप्रीत कौर को 5वें क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना है। A particle of mass 1 kg moves along x direction with a constant velocity 2 meter per second. A force of 2 Newton is applied on it along y direction. Velocity of the body 4 seconds after the force is applied. बहुत अच्छे, एक मिनट, जाना नहीं है, जाना नहीं है। कोई आइडिया बता सकते हो बेटे कैसे होएगा ये क्वेश्चन? विल यू बी एबल टू गिव मी द आइडिया? आपको बेटे जिस बच्चे ने पढ़ा है ये क्वेश्चन, क्या आपको स्टेटमेंट समझ आ गया अच्छे से इसका? बोलो यस या नो। बेटे टीचर कह रहे हैं आपको इसका स्टेटमेंट समझ आ गया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको पहले स्टेटमेंट समझाता हूँ अच्छे से, फिर हम देखते हैं कि आपके मन में कोई आइडिया आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में मास दिया हुआ बच्चे 1 kg, ठीक है, एब्जॉर्व करते जाना और कहीं ध्यान मत दो, इधर दो मेरी तरफ। मास दिया हुआ है 1 kg और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर को हम एक्स एक्सिस, इधर वाई ले लेते हैं, इधर जेड ले लेते हैं और 0, और ये पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ये भी हमें दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी दे रखी है उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब वो कहता है 2 न्यूटन का फोर्स लगता है वाई डायरेक्शन की तरफ। ध्यान से सुनना, एक चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज। 2 न्यूटन का फोर्स लगता है वाई एक्सिस की तरफ, एफ कितना लगता है? 2 न्यूटन। ओके, अब वो क्या कहता है आगे, कहता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 4 सेकंड आफ्टर द फोर्स अप्लाइड। कहता है टाइम ले लो 4 सेकंड, फोर्स अप्लाई के 4 सेकंड के बाद नई वेलोसिटी v डैश कितनी होगी, पार्टिकल की नई वेलोसिटी कितनी होगी 4 सेकंड के बाद। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। कोई आइडिया बताओगे बेटे कैसे करना है? नहीं बता पा रहे? ऐसे करो, अपनी क्लास के बेस्ट बच्चे को भेजो, जाओ जिसको भी हाथ लगाओ, जो आपको लगता है बेस्ट बच्चा उसको भेजो, जाओ हाथ लगाओ, किसी एक बच्चे को भेजो। बेटे टाइम मत वेस्ट करना, ऐसा मत हो कि तुम किसी को भी ना भेजो और वहां जाके बैठ जाओ। चलो भेजो, आ जाओ बेटे माइक पर, जिसको भी ये कह रही है। मैं फिर दोबारा बुलाऊंगा उसी बच्चे को, अगर किसी ने नहीं भेजा दोबारा आना पड़ेगा बेटे कमल, वरना किसी भी बच्चे को हाथ लगाओ, जाओ बेस्ट बच्चे को।
मेडिकल में बेस्ट बच्चे को हाथ लगाओ कमल, वरना खुद आ जाओ माइक पर दोबारा। चलो 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 आ जाओ, जिसका भी नाम लिया जा बेटे, जिसका भी नाम लिया जा रहा है आ जा, कोशिश करते हैं, आ जा बेटे, मिल हम दोनों मिल के कोशिश करते हैं। शाबाश। हाँ जी बेटे, कैसे करोगे, कुछ बता सकते हो? हम्म, देखो एक तरफ वेलोसिटी दे रख, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है पहले बताओ, एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा? अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो कितना निकलेगा? फोर्स अपॉन मास 2 आ जाएगा एक्सेलरेशन। नहीं बता रहा, चलो बैठो बैठो, फिर मैं ही बताता हूँ। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, बेटे सभी बच्चे ध्यान से सुनोगे। ऐसा है कि जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है उसको हम v सबस्क्रिप्ट x कह देते हैं। देखो टीचर ने क्या कर दिया, v सबस्क्रिप्ट x। लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं y एक्सिस की तरफ स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, y एक्सिस की तरफ स्टार्टिंग वेलोसिटी, आप कहोगे सर 0 मीटर पर सेकेंड। मैं कहूंगा क्यों, कि 0 क्यों? आपका आंसर होना चाहिए सर बॉडी शुरू में एक्स एक्सिस की तरफ ही बताई हुई है, बॉडी शुरू में एक्स एक्सिस की तरफ जाती हुई बताई है क्वेश्चन में। मैंने कहा ओके, तो क्या ये हमेशा 0 रहेगी बेटे वाई एक्सिस पर? नहीं सर, अब देखो आपका फोर्स ऊपर को लग रहा है ना वाई एक्सिस की तरफ, कुछ ना कुछ लेके जाएगा। तो मैंने कहा कैसे निकालूं वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी, कैसे निकालूं? तो आपका नो नॉइस प्लीज, वाई एक्सिस की तरफ कैसे निकालूं? तो आपका आंसर आना चाहिए सर, आप ये फार्मूला लगाओ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की तरफ इनटू टाइम। तो मैंने कहा भाई मेरे को डाटा बताओ सर, फिर आपका ना देखो ये तो आप 0 भर दो, ओके, पर टाइम आपके पास दिया ही हुआ है 4 सेकेंड। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा बेटे मेरे पास ऊपर को जाने का एक्सेलरेशन है नहीं है। तब आप कहोगे सर ऊपर को जाने वाला फोर्स तो है ना, आपको मास से डिवाइड कर दो आप। आई सी ओके, फोर्स जो वाई एक्सिस की तरफ लगा वो पड़ा है मेरे पास, और उसको मास से डिवाइड कर दिया न्यूटन सेकंड लॉ से। तो मेरे पास इसको सॉल्व करते हुए आ गया, फोर्स दिया हुआ है 2, मास दिया हुआ है 1, और ये दिया हुआ है 4। तो मतलब के 8 मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चे? आप कहोगे सर एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी आपके पास है ही है। मैंने कहा हाँ बेटे है। वाई एक्सिस की तरफ आपके पास आ गई है। मैंने कहा यस। सर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है सर आपने, और क्या करना? मैंने कहा बेटे फिर भी दिए तो 2 डायरेक्शनों में आ गई, अब क्या करूं? सर आप भूल गए, अगर आपके पास एक नेट वेक्टर ऐसे दिया हो प्लेनर वेलोसिटी में, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो आप ही ने हमें मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे मैग्नीट्यूड आ जाता है। ओके, दैट मीन्स वी एक्स की वैल्यू मैं ले लूं, दे ही रखी है 2 का स्क्वायर, और वी वाई को मैंने 8 निकाला है 8 का स्क्वायर। तो ये तो बन गया 4 प्लस 64। हाँ जी सर 4 कॉमन ले लो सर आप, 4 को कॉमन लिया, 1 प्लस 16, और यहाँ पर अंडर रूट अलग अलग से लगा दूंगा। तो आप कहोगे सर 2 √17 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर है। देखो तो ऑप्शन में है ये, इज इट इन द ऑप्शंस? बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, रेज योर फिंगर्स, रेज योर फिंगर्स। बेटे सभी बच्चों को खड़ा करने पड़ेंगे, रेज योर फिंगर्स। अगर कोई इतना भी नहीं कर सकता प्लीज मेरी क्लास छोड़ के चला जाए, वो अगर इतना देख के आप अपना बता भी नहीं सकते ऑप्शन। ओके, डाउन।
तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, एक बार रेज योर हैंड प्लीज। फीडबैक जरूरी होती है बच्चे, फीडबैक वेरी गुड। तो इसमें टीचर ने करा क्या कि जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ कांस्टेंट दे रखी है वो तो उसने ली ही ली, फोर्स वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, उसने ट्रिक लगाया, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाई, तो वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी निकाल ली है। फिर वेक्टर्स का फायदा ले लिया, वेक्टर में ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, इस क्वेश्चन को नॉन मेडिकल का बच्चा माइक पर आकर पढ़ेगा और उसका नाम है, नॉन मेडिकल में बेटे, हैरी खत्री। हु इज दिस बॉय? हैरी खत्री। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट पढ़ो, बाकी बच्चे भी पढ़ो पर्सनल लेवल पे। A stone of mass m falls from the top of tower of height h and it buries itself a distance h by 8 deep in sand. The time of its penetration in sand is. अब इसका मीनिंग समझाओ क्या है? हिंदी लैंग्वेज में इसका मीनिंग बताओ क्या है, बताओ। Sir, एक stone ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ mass m ਸੀ, ਉਹ ਇਹ tower ਤੋਂ drop. हाँ, फिर टावर तो ड्रॉप किया, फिर Sir, ਉਹਦੀ tower ਦੀ height h ਸੀਗੀ. आगे क्या करना है? ले। अरे मीनिंग तो बता दें। टावर की हाइट h थी, फिर क्या हो गया? आगे तो बताओ। क्या इतनी सिंपल इंग्लिश का मीनिंग भी नहीं निकाल पा रहे क्या? जाओ बैठो यार, आपने तो इंग्लिश का मीनिंग ही नहीं बना। जाओ बैठो, और कहीं प्रेशर ना आ जाए, बैठो बैठो आप। तो ये बच्चा मैंने बुलाया था जो ये क्वेश्चन की हिंदी नहीं बना सका, अब मैं बताता हूँ आपको इसका मीनिंग क्या था। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 में ना बेटे, इधर देखो सभी बच्चे, एक टावर है, ओके, उसकी हाइट है h, बिल्कुल सही। और हाइट जब h है ना, तो उसके नीचे यहाँ पर ना सर, टावर के पास यहाँ पर मड्डी सरफेस है, कीचड़ है, कीचड़, ओके। और इसके टॉप से हमने एक पत्थर का फ्री फॉल कर दिया, तो नेचुरली ये पत्थर नीचे गिरता गिरता तेज हो जाएगा। जैसे ये कीचड़ में गिरा, तो ये रुकते 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 यहाँ जाके रुका, यहाँ जाके रुका बेटे। तो हमने पूछा भाई ये कितनी गहराई तक जाके रुका पत्थर? तब उसने बोला कि ये जितनी डेप्थ गई है ना जमीन में पत्थर के रुकने तक, ये टावर की हाइट का 1/8 है, ये वाली डेप्थ, इसको डी कह देते हैं हम। डी इज इक्वल टू h/8। हमने कहा ठीक है। कहता है ये बताओ कि इस पत्थर ने जमीन में खुपने में कितना वक्त ले लिया, टाइम कितना ले लिया होगा, ये बताओ। ये क्वेश्चन है। और हमने कहा भाई इसमें डाटा तो दिया नहीं हुआ। कहता आपको जो आंसर है ना टाइम का, वो इन टर्म्स ऑफ एच एंड ग्रेविटी, इनकी टर्म्स में देना है। शाबाश। कौन बच्चा बताएगा इसका आइडिया? नॉन मेडिकल में बेस्ट बच्चा बाहर आ जाए माइक पर। लो भाई, किसका नाम लेते हो? बेस्ट बच्चा क्लास में कौन है, उसको बाहर भेजो। ये सबसे आगे जो रेड टी शर्ट वाला बच्चा नॉन मेडिकल में बैठा, खड़ा हो जाए, अकेला बच्चा जो खड़ा हो। चलो अपनी क्लास के बेस्ट बच्चे का नाम बताओ, आप उसको बुला के लाओ, किसी का भी नाम ले लो, जल्दी करो। किसी का भी नाम लो बेटे, उसको आना पड़ेगा। चलो आओ भाई, जिसका नाम ले रहा।
Rajvinder sir. राजविंदर कम आउट, राजविंदर प्लीज कम आउट। हु इज राजविंदर? बेटे घबराना नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस रखना है और आइडिया लगाना है। कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन? शाबाश। V equal अब to U plus formula है। हैं कैसे कैसे? V equal to S equal to UT plus half V। आ, और कोई तरीका बताओ। चलो बैठो बैठो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब बच्चा करेक्ट नहीं बता सका। सुनो, मैं इसको स्टूडेंट बन के सॉल्व कर रहा हूँ, टीचर बन के तो हम लोगों ने कर भी दिया होगा, सर ने भी कर दिया होगा, मैंने भी कर दिया होगा अगर सर ने सुना होगा तो। लेकिन हम आपकी उम्र में वापस लेके जाते हैं। देखो, मान लो मैं +1 का स्टूडेंट हूँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे होएगा। लेकिन जब कुछ समझ ना आए तो टारगेट से शुरू करते होते हैं क्वेश्चन, टारगेट से। मेरे को ये लगता है कि बॉडी जब कीचड़ में जाएगा, ये पत्थर जाते जाते स्लो पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ASTUV। तो इसका मतलब जाते जाते स्लो होएगा, कहीं पर जर्क भी नहीं लगेगा। इसलिए ये क्वेश्चन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी ये एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव आएगा। ओके, और कुछ नहीं पता मेरे को कितनी गहराई तक जाके ये रुक गया, मतलब कि वो HY8 तक जाके रुक गया। ओके, क्योंकि वो फाइनली रुक ही गया पत्थर खुबता खुबता, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। और मेरे से पूछा हुआ है टाइम। ओके, तो अब मेरे टीचर ने सिखाया था कि 5 सिंबलों में से कम 4 के आगे कोई ना कोई निशान लगा होना चाहिए। तो मेरे पास तो 2 सिंबल खाली पड़े हैं। कौन से? एक्सेलरेशन भी खाली पड़ा है, कोई मार्क नहीं लगा हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी जब वो कीचड़ में जाना शुरू हुआ था वो भी मेरे पास नहीं पता। तो मैं क्या करूं? अब यहाँ पर एक दिमाग में बात आती है, पहले मेरे बच्चा बन के भाई एक्सेलरेशन नीचे गिरते हुए ग्रेविटी -g ले लेता हूँ। तभी किसी बच्चे ने रोक दिया, नो 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 सर, -g नहीं ले सकते। वो तो वो तो कीचड़ में खुब रही है ना बॉडी। अगर आपकी इधर हवा में गिर रही होती फ्री फॉल, तब आप +g लेते, वो भी तेज होती बॉडी। मैंने कहा ओके, -g नहीं ले सकते भाई, गलती हो जाएगी। सर आपको इसमें, जब उसने पत्थर ने कीचड़ को टकराया तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी ही पड़ेगी पहले। मैंने कहा ओके, निकालनी पड़ेगी। तो फिर इधर से भी तो फ्री फॉल हो रहा है, इस पे भी तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। हाँ जी सर लग जाएगी। तो मैं उधर चला जाता हूँ, एक उसको एज इट इज छोड़ा हुआ है ASTUV, ताकि टीचर नंबर ना काट ले। यहाँ पर मैं डैश लगा देता हूँ सबके। तो आप कहोगे सर देखो, हाइट तो आपने बताई रखी है टावर की, H गिरेगी। मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि नीचे को गिर रही है ना हवा में, वैक्यूम में, तो ग्रेविटी आपकी प्लस में आएगी, तेज होएगी बॉडी। आप उसको 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हो, या जी ही रख लो चलो। मैंने कहा ठीक है सर, आपका फ्री फॉल बोला है ना अपने क्वेश्चन के मुताबिक? हाँ बच्चे बोला है, तो आप स्टार्टिंग वेलोसिटी को 0 ले सकते हो। ओके सर, आप ये चाहते हो ना कि जब कीचड़ को हिट करा वो वेलोसिटी पता लगे, क्योंकि जो कीचड़ को हिट करेगी कितनी वेलोसिटी से फ्री फॉल के बाद, वो कीचड़ में जाने की स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी। टावर से गिरते गिरते जमीन से कीचड़ से टकराते हुए जो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो कीचड़ में खुबते हुए इनिशियल वेलोसिटी होगी। ओके सर, तो फिर आप ये निकालना चाहते हो। सर आप देखो, टाइम के आगे आपने कोई भी निशान नहीं लगाया। मैंने कहा हाँ बेटे नहीं लगाया। तो फिर ऐसी इक्वेशन, टाइम आपका ऑर्फन सिंबल हो गया, ऐसी इक्वेशन छांटो जिसमें टाइम नहीं होता। मैंने कहा जिसमें टाइम नहीं होता, V' = U' + A2 ले लूं बेटे? नो सर, इसको कैसे ले लोगे, इसमें टाइम आ गया आपका, देखो। ओके, तो फिर मैं V' का स्क्वायर -U' का स्क्वायर = 2AS ले लूं बच्चे? हाँ सर ये ले सकते हो। क्यों सर, इसमें आपका टाइम नहीं है ना? टाइम आपका होना ही नहीं चाहिए इक्वेशन में, क्योंकि ऑर्फन सिंबल है। मेरे को कैसे पता लगा ये ऑर्फन सिंबल है? सर आप देखो, T' के आगे आपने कोई भी निशान नहीं लगाया। जो चीज नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड हो
वो ऑर्फन सिंबल, वो वाला सिंबल आपकी इक्वेशन में मिसिंग होना चाहिए। मैंने कहा ओके। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर सर, यू डैश फ्री फॉल की वजह से उसको आप जीरो का स्क्वायर ले लो, और ट्वाइस ग्रेविटी को ले लो जी, और ये हाइट है टावर की एच सर। तो वी डैश ना सर आपका 2g h का अंडर रूट आ गया। मैंने कहा ये बेटे जो टावर से गिरते हुए फाइनल वेलोसिटी है ना, वो कीचड़ में जाते हुए इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बराबर है। हाँ सर ले लो, फिर आप इसको यहाँ पुट कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, 2g h आ गया बच्चे फिर तो। हाँ सर अब देखो आप अपनी इक्वेशन में कि क्या आपका लगना चाहिए। मैंने कहा ए ऑर्फन सिंबल है बेटे, बस छोड़ दो सर, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता वो यूज करो अपनी इक्वेशन। मैंने कहा एक्सेलरेशन नहीं होता, नहीं होता, हाँ एक आती है मेरे को इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। सर लगा लो फिर आप इसको। तो एस को ले लिया मैंने एच बाई 8, क्योंकि खुपते खुपते दिया हुआ है। यू आ गया मेरा 2√g h, और फाइनल वेलोसिटी वो कीचड़ में जाते हुए खुपते खुपते रुक गई है, जीरो ले लो डिवाइडेड बाई 2 ले लो, और टाइम को यहाँ पर टी जो है वही तो उससे ने पूछा हुआ है, टी पूछना है उसने। तो आप कहोगे सर आप इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करें? लो फिर, h/8 आ गया बच्चे, और उधर आ गया √2g h, और नीचे 2 आ गया, और साथ में ये जो टाइम है इसको एज इट इज रहने दो। अब बच्चा टीचर कहेगा देखो बेटे कटिंग करते हैं, कैसे करोगे सर? 2 से 8 कट के 4 कर दूं? हाँ जी कर दो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा बेटे ये जो h लिखा है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h अंडर रूट दो बार? हाँ जी सर लिख सकते हो। तो एक √h दोनों तरफ आ गया, कट कर दूं? कर दो सर। तो अब आ गया h अंडर रूट कट दिया दोनों तरफ, इधर बच गया। चलो इधर करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ कंफ्यूजन से बचने के लिए। एक h काट दिया ना सर, आपका एक अंडर रूट h बच गया। मैंने कहा ठीक है सर, नीचे 4 भी तो बचा। यस सर, यहाँ आपका 2g बचा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, 2g अंडर रूट के साथ बचा, नो प्रॉब्लम। सर टाइम भी तो बचा। मैंने कहा हाँ जी सर, टाइम आपने निकालना है ना, इसको नीचे ले जाओ आप। ओके, दैट मीन्स टाइम मेरे पास आ गया बेटे, टी इज इक्वल टू, यहां से देखो √h, और यहाँ 4, और यहाँ 2, और g अंडर रूट। ओके, अब जब दो बार अंडर रूट हो ऊपर नीचे तो उनको मिक्स कर दिया करते हैं। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए, देखो तो क्या ये आंसर सारा मिक्स कर देते हैं, 4 का स्क्वायर करके 16 बन गया, 16 को अंदर ले जाओ तो 16 × 2 32 हो गया, 32g। और देखो टाइम दिया हुआ है ये, बताओ कौन सी ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताओ। हाँ जी, रेज योर फिंगर्स अकॉर्डिंगली। बहुत अच्छे, मेडिकल वालों ने भी बताया इस वक्त। तो आपने देखा बेटे क्या है ये, वेल थैंक यू। डाउन डाउन, इस क्वेश्चन में ना दो बड़ी जबरदस्त चीजें उसने मिक्स कर दी। पहले वाला मोशन तेज हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और दूसरे वाला चेंज स्लो हो रहा है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड। और कीचड़ में स्लो हो रहा है तो एक्सेलरेशन अलग है, और वहां पर फ्री फॉल हो रहा है तो ग्रेविटी को जी लेना। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड करके। इसमें तो टीचर प्लीज लगा के पूछ रहा है। ओके डाउन, थैंक यू। अब इसको भी हम मेमोरी में डाल लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसको पढ़ेगी मेडिकल की गुड़िया, पढ़ेगी जस्मीन कौर। हम्म, जस्मीन कौर, जिसका एडमिशन नंबर है, दो बच्चे हैं ना जस्मीन कौर, जिसका एडमिशन नंबर है 5842। आ जाओ, 5842 जस्मीन कौर।
पढ़ो, इस सारे क्वेश्चन को पढ़ो बच्चे। A balloon is descending with a constant acceleration g by 8. The mass of balloon and its contents is m. What mass m of its contents should be released so that balloon starts ascending with same acceleration? हाँ, इसका मीनिंग बताओ अब हिंदी में। बोलो, हिंदी में इसका मीनिंग बताओ क्या है। बलून डिसेंड हो रहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन g by 8 ਤੇ ਬਲੂਨ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m ਤੇ ਮਾਸ ਆਫ ਇਟਸ m ਕੰਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। बहुत अच्छे बेटे, बहुत बढ़िया दसिया, हालांकि पंजाबी च बोलिया बच्चे ने पर क्लियरली समझाता। बैठो। तो मैं ये मैनू लगता है कि थोनों पंजाबी च ज्यादा अच्छी तरह स्टेटमेंट पता लग रही है, तो मैं भी थोनों ओदा सिंपल मीनिंग दस रहा पंजाबी च। सुनो बेटे, एक क्वेश्चन दे विच क्या कह रहा वो, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा दो। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटे की कह रहा है, कह रहे हैं ध्यान ना सुनो, एक बैलून है बेटे और इस बैलून नु देखिया, ध्यान ना देखो, ये जो बैलून है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ये बैलून नीचे ਨੂੰ आ रहा है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ਦੇ ਨਾਲ। कितना एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी बाय 8, ग्रेविटी बाय 8। और देखो ਤੁਸੀਂ ध्यान नाल देखो, मैं टूरिस्ट बलून दिखाया ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। ये g by 8 ना एवं हौली 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 नीचे आ रहा है। तो मान लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ टूरिस्ट है ना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मन करता है कि भाई ये तो मजा नहीं आ रहा, हम अभी और मजा लेना चाहते हैं, तो बलून उतरने लग गया। तो टोटल मास था इसका m। ओके, अब वो कहना है कि क्यों ना आप फालतू की चीजें बैलून में से बाहर फेंक दें। कौन कहते हैं, जो इसके अंदर टूरिस्ट है। टूरिस्ट बैलून ने बोला, वो टूरिस्ट लोगों ने बोला बैलून में से फालतू मास हम कुछ बाहर फेंक देते हैं ताकि बलून ऊपर को जाना शुरू कर दे। तो उन्होंने ना कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, जूठे बर्तन जिनकी जरूरत नहीं थी, कोई बचा कुचा खाना, डस्टबिन जो भी उनका था, वो सारा नीचे फेंक दिया। तो जैसे उन्होंने नीचे फेंक दिया, कितना मास नीचे फेंका बेटे उन्होंने, स्मॉल m, स्मॉल m नीचे फेंक दिया। तब उन्होंने देखा कि ये बैलून ऊपर को जाना शुरू हो गया। अब ये बैलून ऊपर को जाना शुरू हो गया और इसका एक्सेलरेशन बिल्कुल वही था, g बाय 80 था, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर। स्मॉल m इन टूरिस्टों ने वो कूड़े में लिफाफा में बांध के सब कुछ नीचे फेंक दिया। बैलून का भार हल्का हो गया और ये ऊपर को जाने लग गया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट मास m शुड बी, कहता m को इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस टोटल मास बताओ कितना होगा, कितना इन टूरिस्टों ने मास बाहर फेंक दिया ताकि बैलून का ऊपर को जाने का एक्सेलरेशन सेम हो जाए। शाबाश, सोचो, मेरे को माइक पर आकर बताओ कोई बच्चा कैसे, कौन करेगा, थिंक इट योरसेल्फ। शाबाश बेटे, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करके दिखाएगा। नॉन मेडिकल में रेड टी शर्ट वाला बच्चा आ जाए, सबसे आगे बैठा है, माइक पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, असाइनमेंट तो लेकर आओ साथ में। अब जरा देखो, आइडिया लगा के बताओ कैसे करोगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया बोलो बच्चे। शाबाश, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाओ कैसे करोगे। हाँ जी, यू डोंट नो, ओके। आपके पीछे एक येलो टी शर्ट वाला बच्चा बैठा, सरदार बच्चा, उसको भेजो।
चलो भाई आओ माइक पे। तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया कि तुम बातें बहुत करते हो, आ जाओ। इसका आइडिया बताओ कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट? कोई आइडिया है आपके पास? एनी आइडिया बेटे? चलो बैठो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, धीरे धीरे ही आता होता है सबको। आप कहोगे, ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर पहले ना आप अपनी सिचुएशन नंबर 1 को डिस्कस करो। सिचुएशन 1, मैंने कहा वो वाली सिचुएशन जिसमें गुब्बारा नीचे को आ रहा है? हाँ जी सर, वो वाली सिचुएशन। तो सर आप ना ये बताओ, इस बैलून को कौन सा फोर्स नीचे लेके आ रहा है और कौन सा फोर्स ऊपर को लेके जा रहा है? मैंने कहा भाई ऊपर को लेके जा रहा है, गैसेस की वजह से, आपको पता है लाइट वेटेड गैसेस, इसमें हाइड्रोजन या हीलियम भरते हैं, वो ऊपर को ले जा रही है। सर जो भी फोर्स लग रहा है वो बताओ आप। मैंने कहा बेटे मान लो इतना फोर्स ऊपर को लेके जा रहा है, ओके सर। अब सर ये बताओ, इसको अगर नीचे को लेके आता तो कौन सा फोर्स लेकर आता? तो मैंने कहा बेटे देखो मास दिया हुआ है, ग्रेविटी की वजह से इतना फोर्स नीचे को लेकर आता। ओके सर, अब ये बताओ इन दोनों फोर्सेस में से विनर फोर्स कौन सा है, विनर कौन सा है, लूजर कौन सा है? मैंने कहा विनर तो वही होएगा जिधर को बलून जा रहा है। सर इसका मतलब वेट वाला फोर्स विनर है? हाँ जी। ये लूजर है? हाँ जी। तो विनर फोर्स माइनस लूजर फोर्स की आपका नेट फोर्स हुआ कि नहीं? मैंने कहा हाँ, ये नेट फोर्स नीचे को हो गया। सर जो नेट फोर्स हो गया, तो क्या वो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा होना चाहिए। सर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता? मैंने कहा यस, g/8 दे रखी है। तो सर फिर आप ना एक इक्वेशन लिख दो। कौन सी इक्वेशन लिखें? mg माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू m स्मॉल g/8। ओके सर, आप इसको ना सर इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। अब सर आप सेकंड इक्वेशन, सेकंड सिचुएशन में जाओ, सिचुएशन नंबर सेकंड में जाओ। मैंने कहा सेकंड सिचुएशन में जब ये गुब्बारा ऊपर को जाने लग गया था? हाँ जी सर, सेकंड सिचुएशन में जाओ सर आप। ओके, इसमें ऊपर जाने लग गया गुब्बारा, उसमें नीचे। सर आप बताओ इसको फोर्स ऊपर को कौन ले जा रहा है? मैंने कहा जो पहले ले जा रहा था फोर्स वही। ओके सर, इसको नीचे को कौन लेके आएगा अब? मैंने कहा वही नीचे को लेके आएगा ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स mg। गलत हो गया सर, ये वाला नहीं लेकर आएगा, क्योंकि कुछ मास तो उसने गिरा दिया साथ में। हो, इसका मतलब है ये टोटल मास में से कुछ मास माइनस करना पड़ेगा। हाँ सर, अब आप कह सकते हो इतना वेट नीचे को लाएगा और ये गुब्बारे को ऊपर लेके जाएगा। सर अल्टीमेटली इसमें विनर फोर्स कौन सा है? बेटे जिधर को गुब्बारा जा रहा है। सर गुब्बारा तो ऊपर को जा रहा है सेकंड सिचुएशन में, तो फिर विनर फोर्स हो गया ये, लूजर फोर्स ये हो गया। इसको क्या लिखोगे सर, नेट फोर्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ लिखूंगा। तो नेट फोर्स सर, नेट फोर्स जो होता है उसको मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो। तो मैंने कहा ये लो बेटे, मास इंटू एक्सेलरेशन। गलत हो गया सर, क्यों? सर मास इतना तो बचा ही नहीं आपका, आपने स्मॉल एम मास तो नीचे गिरा दिया था डस्टबिन के रूप में, मास आपको माइनस करना पड़ेगा स्मॉल एम। हाँ सर ये ठीक है। तो बेटे मैं एक्सेलरेशन कितना पुट करूं? सर आप भूल गए, उसने बोला है एक्सेलरेशन g/8 होना चाहिए, सेम सेम जितने से नीचे आ रहा था उतने से ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। आप इसको g/8 पुट करो। ओके बेटे, तो फिर ये बनेगा क्या? आप बताओ सर, बल्कि क्या बनेगा? f माइनस m g इज इक्वल टू m माइनस m और मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी बाय 8। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो सर। मैंने कहा ठीक है। अब सर इन दोनों इक्वेशनों में आप गौर से देखो और सोच के बताओ स्मॉल एम कैसे निकलेगा। दो इक्वेशनें आ गई, आपको स्मॉल एम पूछा हुआ है पेपर में,
आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? शाबाश। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कैसे करेंगे। तब एक बच्चा कहता आपको सर समझ में नहीं आ रहा ना, आप गौर से देखो कि आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। मैंने कहा ओके कर देते हैं। सेकंड ब्रैकेट को जैसे ही मैंने ओपन करा, योर अटेंशन, सेकंड ब्रैकेट को ओपन करा, एफ माइनस एम जी माइनस प्लस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू, देखो उधर मैं सॉल्व करने लगा हूं, कैपिटल एम जी बाय 8 माइनस स्मॉल एम जी बाय 8। सर अब इसको थर्ड इक्वेशन कह दो आप। अब सर थर्ड और सेकंड से कुछ अंदाजा लगाओ। मैंने कहा क्या अंदाजा लगाऊं? सर आपको अंदाजा ये लगाना है, क्योंकि आपका आंसर है ना स्मॉल एम कैपिटल एम की टर्म में होना चाहिए, तो आपका एफ आंसर में आना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से एफ को हटाओ। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा आसान है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सर फिर उससे क्या होएगा? भाई माइनस एफ इधर है प्लस एफ इधर है, दोनों को ऐड करूंगा तो सब्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे एक दूसरे में। यस सर, अब यही करो। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करा, गौर से देखो, एफ यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, खत्म। एम जी कैपिटल वाला यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, खत्म। तो ये बच गया सिर्फ स्मॉल एम जी। और उस तरफ देखो, उस तरफ कहोगे सर ये देखो, ये चीज आपकी इतनी बची, ये प्लस में है और वो वहां पर माइनस में है, ऐड करोगे ना राइट हैंड साइड पर, ये कट जाएंगे। तो सर आपका ये टर्म बची बस, एम जी बाय 8। मैंने कहा हाँ सर, ग्रेविटी भी काट दो दोनों तरफ। ओके सर, कैपिटल एम का हाफ आ गया। इतना मास इन टूरिस्टों को अपने बैलून और खुद के टोटल मास का 1/8 मास गिराना पड़ेगा, तब जाके ये ऊपर को जाना शुरू करेंगे। इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्या था? विनर फोर्स माइनस लूजर फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे। नॉन मेडिकल, एक येलो टी शर्ट का बच्चा नॉन मेडिकल में नहीं बताया, उसका हाथ नहीं खड़ा था, बाकी मेडिकल का सबका खड़ा था। थैंक यू थैंक यू। और तो एक बच्चे को छोड़कर बाकी सबको आ गया समझ। अब आ गया बेटे इसका एक मुश्किल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसको पढ़ेगा नॉन मेडिकल में। एक ब्लैक टी शर्ट वाला बच्चा बैठा है फर्स्ट सेकंड बेंच पे, आ जाओ भाई। ब्लैक टी शर्ट वाला मेल चाइल्ड, अभी जो पीछे हाथ कर रहा था, येलो टी शर्ट के साथ ब्लैक टी शर्ट वाला बच्चा बाहर आ जाए, मैं बार बार आपका नाम ही ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ो। रीड द स्टेटमेंट। ओके, कैसे करोगे? कोई आइडिया बताओ, व्हाट विल बी द आइडिया? ओके, जो बच्चा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जो बच्चा इस क्वेश्चन का मेरे को आइडिया दे दे, मेडिकल या नॉन मेडिकल में, वो पूरे स्कूल में बेस्ट बच्चा है, बेस्ट बच्चा। देखो एक बार बता सकते हो कैसे करना है? कैसे करना है ये क्वेश्चन?
ओके, ध्यान से सुनो। एक बच्चा, बेटे दो बच्चे हैं, देखो मान लो दो बच्चे मिलके इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला बच्चा कह रहा है यार इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करके देखें, पहला बच्चा तुम्हारी उम्र का। दूसरा बच्चा कहता है नो नो यार ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हो ही नहीं सकता सॉल्व। पहला बच्चा क्यों नहीं हो सकता, तब वो बताएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ना 8 में, सॉरी 8 में वो बोलेगा देखो मास दिया हुआ है 10 kg, 10 kg। ओके, फिर वो बोलता है जो फोर्स है ना, फोर्स वो है, ध्यान से सुनो, फोर्स है बेटे ध्यान से सुनो, फोर्स है 3t²। इतना फोर्स लगता है, लेकिन एक अपोजिंग फोर्स भी लगता है ±32 न्यूटन। भाई मेडिकल स्टूडेंट में नॉइस बहुत आ रहा है। मेडिकल स्टूडेंट्स प्लीज साइलेंट। मैंने यही बात कही जानी है बार बार। मेडिकल स्टूडेंट प्लीज साइलेंट, तो क्लास शुरू करेंगे। I request the medical teacher to please maintain the silence. हाँ, अब आगे चलेंगे, कोई आवाज ना करे। तो F की वैल्यू इतनी दे रखी है 3t² -32 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स भी लग रहा है 32 न्यूटन का। अब जो पहला बच्चा कह रहा था सर ये क्या, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट हो गया। टाइम डिपेंडेंट सर, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। और जब वेरिएबल फोर्स हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, तो कभी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगती। मेडिकल स्टूडेंट्स नो नॉइस। सर ये आपका फोर्स ना टाइम पे डिपेंडेंट है ना, तो टी का सिंबल है, टाइम की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, फोर्स अलग अलग आएगा। हाँ जी आएगा सर, इसका मतलब फोर्स वेरिएबल हो गया। यस, फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया। हाँ जी वेरिएबल हो गया सर। वेरिएबल एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन कभी नहीं लगेंगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो लगती हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कभी नहीं लगती हैं, वो इसमें नहीं लगेंगी। किस क्वेश्चन में, I request the medical teacher to please maintain the silence in medical section. ये बड़ा मार्कर बेटे, मैं पहले मैसेज पहुंचाऊंगा ऊपर। ये बड़ा मार्कर, मेरे को साइलेंस चाहिए, मैं तो बढ़ाऊं। मेडिकल सेक्शन में साइलेंस और तो बढ़ाऊं। तो मैंने मेडिकल के बच्चों को म्यूट ही कर दिया, मेरे को इनसे कुछ पूछना ही नहीं। ओके, नॉन मेडिकल लेट मी एड्रेस टू यू योरसेल्फ ओनली। तो टाइम है वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल हो गया, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। तो जिस क्वेश्चन में इक्वेशन ना लगे, वेरिएबल फोर्स हो, वो क्वेश्चन गारंटीड तौर पर बाय कैलकुलस सॉल्व होता है। कैलकुलस, सभी बच्चे लिख लो, सभी बच्चे लिख लो। इफ द क्वेश्चन इज ऑन मोशन एंड एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, लिखो, देन क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय कैलकुलस। अरे लिख लो, हिंट लिख लो करके। if the acceleration is variable, then if the acceleration is variable, then
क्या? देन क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय कैलकुलस, क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय कैलकुलस, नॉट बाय इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब बच्चा कहता है सर अच्छा कैलकुलस तो पता लग गया, कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं सर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसमें क्या करें? तो टीचर कहता है बेटे आपको दिया क्या हुआ है? सर फोर्स दिया हुआ है। फोर्स खुद किसके बराबर होता है? सर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन खुद किसके बराबर है? सर एक्सेलरेशन होता है मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी खुद किसके बराबर होती है? सर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो v को वहां भर दो, तो फोर्स कितना आ गया? सर फोर्स आ गया आपका m, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, ये आ गया। बस इस f को उठा के यहां रखो। सर लेकिन आप टीचर हो, आपको पता लग गया है ऐसे करना है, हमें कैसे पता लगेगा? अभी बताते हैं। आप m इज इक्वल टू डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र इज इक्वल टू, वो लिख दो 3t² माइनस 32, ये लिख दिया टीचर ने। सर इससे क्या होगा? हमने पहुंचना कहां पर है इस क्वेश्चन में? हमने इसमें क्वेश्चन में पूछना है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी थी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बताना है, वो भी कितने सेकंड के बाद? आफ्टर 5 सेकंड्स, आफ्टर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के बाद आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। क्लियर है? तो सर क्या करें? देखो चेंज इन वेलोसिटी बतानी है ना, इसमें चेंज इन पोजीशन तो है ही नहीं, इसलिए इतने से ही काम चल जाना था हमारा। ये वाला स्टेप डी एक्स बाई डी टी ये करने की जरूरत नहीं। तो हम अगले स्टेप में लिख देते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। देखो ये लिख दिया फोर्स मास इनटू, ये वाला लिख दिया, ये ऊपर वाला स्टेप फालतू हो गया बेटे। और ये हो गया 3t² माइनस 32। सर इससे आप क्या करोगे? टीचर कहता है मैं इससे चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा। सर कैसे? dt को उधर ले जाऊंगा, मास को नीचे ले आऊंगा। ओके सर, dt को आप उधर ले गए, ये लो सर, dt को आप इधर लगा दो। मास सर, मास मैंने कहा 10 kg है ना मास, पहले तो इसको पुट करूंगा फिर नीचे ले जाऊंगा। सर समझ आ गया 10। सर लेकिन ये तो आपका ना डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी आया। मैंने कहा यस, अगर डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी होता है, मेरे को टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। स्मॉल से टोटल निकालने के लिए हमेशा इंटेग्रेशन करना पड़ता है। हाँ जी सर, हम मानते हैं। तो इंटेग्रेट कर दिया। सर शुरू वाली वेलोसिटी कितनी लोगे? ये दे रखी है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, लिमिट लगा दी। सर फाइनल वेलोसिटी कितनी लोगे? वही तो मैंने निकालनी है, उसको ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। सर अगर आपने लेफ्ट साइड पर इंटेग्रल करा है, राइट पे भी तो करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो 3t² अपॉन 10 और इंटेग्रल माइनस 32/10 इंटेग्रल dt। कोई गलती तो नहीं है बच्चे? सर नहीं, आपने ब्रैकेट खोली है बस, और कुछ नहीं। नहीं बेटे मैंने एक गलती करी है, बताओ। सर एक गलती करी है आपने, अगर आपको लेफ्ट साइड पर लिमिट लगाई है इंटेग्रल के, तो राइट पे भी लिमिट लगानी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ 10 और v लिख दूं? नहीं सर, 10 और v नहीं लिख सकते। जिसके साथ dt का सिंबल लगाना डिफरेंशियल का, उसकी लिमिट लगाते हैं। और यहाँ dt छोड़ भी दिया आपने ब्रैकेट ओपन करने पर। आपका डिफरेंशियल साइन टाइम के साथ है ना, तो टाइम की लिमिट लगाओ। मैंने कहा बेटे टाइम तो 5 सेकंड दिया हुआ। यस सर, स्टार्टिंग में टाइम 0 होएगा, फाइनल में 5 होएगा, यहाँ 0 होएगा या 5 होएगा, टाइम की लिमिट लगानी है। मैंने कहा ओके। अब क्या करूं? सर आ देखो, डिफरेंशियल और इंटेग्रल जब इकट्ठे आ जाए ना और बीच में कुछ ना हो, तो ये एक दूसरे के किलर्स होते हैं, डिफरेंशियल और इंटेग्रल। ओके, फिर क्या होएगा अगर किलर हो गए? सर आप v से बचे सिर्फ, तो v में आप मॉड लगाओ।
इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल आप 10 भर देना जब जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे ही इधर चलो सर, मैंने कहा क्या करूं सर, 3/10 तो ऐसे ही लिख दो। ये देखो टी का स्क्वायर है ना, आपने वो फार्मूला पढ़ा होगा, x⁻n dx वाला, x n+1 बड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो। लेकिन शर्त ये है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बस पावर फार्मूला। तो t का 2+1 3 हो गया, और क्यूब से डिवाइड कर दिया। लोअर अब लिमिट लगा देते हैं 0 से 5। और इधर भी देखो अब 32/10 है, 32/10 है ना सर, आप इसको तो लिख दो, लो -3.2 हो गया सर। ये करो डिफरेंशियल और इंटेग्रल आपस में आ गए, बीच में कुछ नहीं है, तो ये किलर्स होते हैं। और टी आ गया आपका, टी की लिमिट लगा दो सर 0 से 5। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटे, अब क्या करूं सर, अब इसको बस कर दो आप, फाइनल माइनस इनिशियल, लिमिट अप्लाई कर दो, v -10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं सर हमेशा। ओके सर, ये 3 से 3 कट गया आपका, बाहर लाते ही यहाँ 1/10 आ गया। और t का क्यूब है सर, इसमें भी लिमिट अप्लाई कर दो। भाई कैसे करूं सर, टाइम की जगह 5 रख दो सर, 5 का क्यूब आ गया अपर लिमिट, फिर टाइम की जगह छोटे वाला लिख दो, 0 का क्यूब लगा दो। ओके -3.2। अब क्या करूं सर, यहाँ भी लिमिट लगा दो, टी की वैल्यू पावर 1 ही है टी की। सर आप अपर लिमिट लिखो 5, लोअर लिमिट को माइनस करना होता है हमेशा 0। आई सी, अब क्या करूं सर, कुछ भी नहीं, बस मैं कैलकुलेशंस करनी है। v -10 सर, आप देखो 5 5 5 125 हो गया ये सर, 10 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो 12.5 आ गया ये। मैंने कहा ठीक है बच्चे। सर इधर भी देखो 10 एक 16 सर, एक के बाद डेसिबल। और सर ये देखो ये आपका ना 10, ये 10, ये 10 तो चल रहा है ठीक है आपका, तो ये बन गया 16। तो ये बन गया भाई, ये बन गया 12 में से 16 में से 12.5 माइनस करे, तो ये बन गया बेटे -3.5। तो v -10 आ गया सर, 10 को उधर लेके जाओ ना, 10 आ गया बेटे, 10 -3.5, तो v होगी उसकी 6.5 मीटर पर सेकेंड। देखो तो है ये आंसर, 6.5 मीटर पर सेकेंड है बेटे, देखो ऑप्शन में है बेटे। जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटे, वेरी, मेरे को तो लगता था इसमें 1-2 बच्चों का ही हाथ खड़ा होएगा। शाबाश बेटे, अपने आप को ऐसे करके शाबाश दे लो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। और मैं सच बताऊं बेटे, अगर आपको ये वाकई पहली बार समझ आ गया ना ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का पार्ट है, अगर वाकई पहली बार समझ आ गया तो कुदरत ने आपको बहुत अच्छा ब्रेन दिया। इसमें से याद रहे, मेरे से जो फालतू स्टेप हो गए थे मैं उनको इरेज कर देता हूँ। इस स्टेप की कोई मतलब नहीं बनता इसमें, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। और इस स्टेप का भी कोई मतलब नहीं है सोल्यूशन। फोर्स की वैल्यू रख दी बस मैं, फोर्स की वैल्यू यहां से उठा के देखो, यहां से उठा के, योर अटेंशन बेटे, सभी बच्चे देखो, फोर्स की वैल्यू जो ये आई थी यहाँ से उठा के यहाँ रखते ही ये वाला पोर्शन ये रख दिया मैंने बेटे, देखो ये रख दिया, और इसके जो राइट हैंड साइड वाला चल रहा था वो यहाँ रख दिया, देखो बस, फिर तो आपको पता ही। अब एक बार अच्छे से देख लो, मैं ये पेपर में डाल सकता हूँ क्वेश्चन, अगर मैंने पेपर बनाना हो। प्लीज स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। अपना सर, हाँ जी। सर टाइम एक्चुअली 10 मिनट ऊपर हो गए सी बच्चे का टेस्ट ओहो भी। सर, मैनू ना पढ़ाते पता नहीं लगता, थोड़े ऑर्डर में Okay. चाहिए। चलो, सर ने बताया, अब बाकी के 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, 2-3। थैंक यू, बाय बाय। इसको भी मैं मेमोरी में डाल देता हूँ।